मुझे आज से ही ये सब करना होगा। जितना वक्त लूंगी उतने ही सवाल खड़े होंगे। मधु, जिसके रूप पर अब तक दुनिया जहान की मासूमियत का आवरण चढ़ा हुआ था, आज वही चेहरा कई राज लिए खड़ा था। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं बल्कि आग दिख रही थी। कुछ जला देने की आग। होंठों पर मुस्कान नहीं बल्कि नफरत थी। शायद उसके किसी छिपे चेहरे पर से एक नकाब उतरने वाला था। बाहर शाम परवान चढ़ चुकी थी और तभी अचानक से बिजली बुझ गई। सभी जगह हल्ला मच गया और किशन, वो गुस्से में बौखला गया। क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अभी देखता हूँ भाऊ, एक आदमी बोला। ये तनातनी बड़ी ही थी कि तभी बगीचे में एक तरफ लाइट जली, जहाँ एक लड़की मेज पर घूंघट डालकर बैठी थी। सबकी नज़र उस तरफ गई, पर वीर, उसका ध्यान कहीं और था। वो बार काउंटर पर आया और उसने शराब की एक बोतल खोलकर सीधे अपने मुंह में उड़ेल ली। वही जो लड़की जिसने काफी चमकीले धमकीले कपड़े पहने थे, अब उसने धीरे से कुछ बोलना शुरू किया। क्यों खाक करते हो शराब के नशे में ये शाम? जरा इधर तो गौर फरमाओ। मुझ में नशा है ऐसा कि भूल जाओगे सारे मेखानों के जाम। उसने अपनी बहका देने वाली आवाज में कहा और आखिरकार अपना घूंघट हटा दिया। उसे एक पल में पूरी शाम एक बार फिर जगमगा उठी। सबके सब सीटियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे और वाह वाह करने लगे। अब वाकई कमाल का जादू छाया था। अरे वाह मेरी रानी, क्या शेर सुनाया है। अब जरा कुछ गा भी दो तो शाम पूरी हो जाए। इस पर वो लड़की मुस्कुराई और अपना घूंघट उतार कर फेंक दिया। वीर उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगा, तो पीछे से किशन ने उसके कंधे को पकड़कर उसे रोक लिया और उसे भी अपने साथ नचाने लगा। वीर अब वहां से सब छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। वो लड़की वीर के ऊपर इस कदर फिदा हो चुकी थी कि अब उसके अलावा किसी और को देखना तक हराम था उसके लिए। इधर रक्षित के कमरे में वो इस वक्त सोया हुआ था। मन तो उसका भी बेहद था बाहर हो रही हुमस में शामिल होने का, लेकिन वीर ने साफ मना कर दिया। अभी ठीक हुआ था वो, और तुरंत इस शोर शराबे में शामिल होना उसके लिए अच्छा नहीं था। बाहर बज रहे गानों की धमक अंदर तक पड़ रही थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। वो शख्स दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुआ। रक्षित इस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन उसी पल उसके नाक पर एक कपड़ा रख दिया गया। वो कपड़ा एक ऐसे लिक्विड से भीगा हुआ था जिससे सांस लेने पर कोई भी आसानी से बेहोश हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। लगभग 2 घंटों तक उसे किसी चीज़ की खबर नहीं रहेगी। तभी उस शख्स ने धीरे से रक्षित की कमर पर एक इंजेक्शन घोंप दिया और फटाफट उस कमरे से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ मधु कहीं से अपने कमरे में वापस आ रही थी। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और दुपट्टे से अपना मुंह पोंछकर वॉशरूम की तरफ जाने को हुई। बाहर सब नशे में सराबोर थे। गानों के बोल मधु के कमरे तक आ रहे थे। किशन चूर हो गया था इस मस्ती में। इधर कमरे में पसीने से लथपथ मधु वॉशरूम की तरफ जाने को ही। कमरे में इस वक्त काफ़ी अंधेरा था, लेकिन बहुत जल्दी ये अंधेरा छट गया। अचानक से लाइट जली। मधु के कदम ज्यों के त्यों जम गए। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन असली झटका तो लगना बाकी था। किसी ने पीछे से ही उसको खुद से चिपका लिया। धोखा था निगाहों का, मगर खूब था धोखा। मुझको तेरी नज़रों में मोहब्बत नजर आई, बेहद धीमे मगर डरा देने वाली आवाज़ में वो उसके कानों में फुसफुसाया। मधु के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ बुरा होने की आशंका सता रही थी। ऐसी के चलते हुए भी उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया और एक ही पल में उसे डर की जंजीरों ने इस कदर जकड़ लिया कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मानना पड़ेगा मोहतरमा, आज तुमने इंस्पेक्टर वीर ठाकुर का गुरूर तोड़कर चकनाचूर कर दिया। वीर उसी लहजे में बोला। सच कहा है किसी ने, चीलम को पता है अंगारों से आशिकी का अंजाम। दिल में धुआं और दामन में बस राख रह जाती है। मधु को एहसास हो चुका था कि अब सब कुछ गलकर खाक होने वाला है। उसके दिमाग में एक साथ कई ख्यालात कौंध गए। लाचारी, डर और अफसोस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी वक्त एक आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर लौट गई। उसके आंसुओं का एहसास वीर को भी हुआ। उसने अपने, आज मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकने वाला मोहतरमा। आज तो तुम्हारा हक है रोने का, और वजह भी। मधु दर्द से चीख उठी। उसी पल वीर ने अपने उस हाथ को मधु के मुंह पर रख दिया। उसकी चीख घुट के रह गई। श्श, चिल्लाओ मत, मुझे शोर पसंद नहीं, कहकर उसने झटके से मधु को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे वो सीधी जमीन पर जा गिरी।
उसकी नज़रें अभी भी झुकी थी, वो एकटक ज़मीन को देख रही थी, मानो वीर से नज़रें मिलाने की अब हिम्मत ना बची हो उसमें। उसे महसूस हो चुका था कि इतने दिनों से जिस सच को छिपाए वो जी रही है, अब वो सच एक भयानक रूप लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। वो कभी नहीं चाहती थी कि वीर की नज़रों में सच्चाई इस तरह आए, पर उसने देर लगा दी उसने, और शायद अब उस देरी का बदतर नतीजा भुगतना होगा उसे। वहीं वीर, वो धीमे से मधु के करीब आया और एड़ी के बल बैठ गया। उसने मधु के झुके हुए चेहरे पर आ रही जुल्फों को दरनिकार किया। कहा था ना मुझसे झूठ ना बोलना। और अचानक से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। एक दफ़ा फिर मधु की चीख कमरे में गूंज उठी। कहा था ना, वो चिल्लाया। मगर बेवफाओं को कहाँ अहमियत होती है सच और झूठ की। उन्हें तो बस अपनी बेवफाई पर एतबार होता है। मधु ने दर्द से अपने बालों को छुड़ाना चाहा। दर्द हो रहा है मुझे ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए मुझे। वो बिलखते हुए बोली। दर्द? दर्द का मतलब भी पता है तुझे? दर्द वो है जो इस वक्त मेरे दिल में हो रहा है, तेरे फरेब का दर्द। दर्द वो है जिससे मेरा रोम रोम तड़प रहा है, और ये दर्द ऐसा है जिसे मैं तेरी तरह चीख कर चिल्लाकर बयान नहीं कर सकता। वीर की आवाज़ में कसक थी जो उसके कहे हर लफ्ज़ की तकलीफ बयान कर रही थी। उसने छिटक कर मधु के बालों को झटका, और अगले ही पल उसी हाथ से उसके चेहरे को जकड़कर दांत पीसते हुए बोला, इधर देखो, नज़रें मिलाओ मुझसे। मधु ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या बात है मोहतरमा, ऐसा फ़रेब, ऐसी दगाबाजी क्यों की जो मुझसे नज़रें तक मिलाने के काबिल न रही? वी ने उसका चेहरा ज़ोर से झटक कर छोड़ दिया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। यकीन अब तक नहीं हो रहा है मुझे कि इस मासूम चेहरे ने कितनी होशियारी से मुझे अपनी मासूमियत, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। और मैं तो सच्ची आशिकी की तलाश में था। पर क्या पता था कि एक दिन ऐसी महबूबा मिलेगी कि आशिकी पर से विश्वास ही तबाह हो जाएगा। बस बस कीजिए, अचानक से मधु अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोली। अब आपकी नफ़रत और बर्दाश्त नहीं होती। मधु का कहना भर था कि वी ने उसे बेरहमी से खड़ा किया और उसे झकझोरते हुए बोला, इतना बड़ा धोखा देने के बाद मुझसे क्या उम्मीद रखती हो तुम? मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजूं, उस लड़की को जिसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। वीर चिल्ला उठा। वीर की इस बात पर मधु डर से उसे देखने लगी। क्या हुआ? कई सवाल चल रहे होंगे ना दिमाग में। मुझे कब और कैसे मालूम पड़ी ये हकीकत? शायद तुम भूल गई थी, इंस्पेक्टर वीर ठाकुर से खेल खेलने की कोशिश की थी तुमने, और शायद जीत भी गई थी। पर चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। कल जब तुम्हारा सामना राशु से हुआ था, उस वक्त तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जो शायद मैंने अनदेखा कर दिया। शायद ये तुम्हारी झूठी मोहब्बत का खुमार था जो तुम पर भरोसा कर गया। और कल रात मैंने पूछा था तुमसे, दिया था तुम्हें मौका सब कुछ खुद कबूलने का, पर एक बार फिर तुम जालसाजी कर गई। और किस्मत का कमाल तो देखो, इतने महीनों से मैं जिस इंसान के पीछे पड़ा था, पता चला कुछ दिनों से वो मेरे दिल की मल्लिका बन के बैठी है। वी ने कहा, और इसी के साथ पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। पिछली रात मधु की कब आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला। वीर प्यार से उसे लेकर लेटा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि एक बहुत ज़रूरी कॉल है ये। वो धीरे से मधु की नींद में बिना खलल डाले उठा और खिड़की के पास जाकर उसने फ़ोन रिसीव किया। क्या हुआ, इतनी रात गए तुम्हारा फ़ोन? बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पता चली है वीर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या? बस ये समझो तुम्हारे महीनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। कहीं तुम सही सोच रहे हो तुम। मैंने फाइल सेंड की है तुम्हें, जल्द उसे देखकर मुझे कॉल बैक करना। हम कहकर वीर ने फ़ोन रखा और मुड़कर अपने कमरे में जाने लगा। तभी वो एक पल के लिए रुका और नींद के आगोश में डूबी मधु के पास आकर आहिस्ता से उसका माथा चूम लिया और वहाँ से बाहर आ गया। अपने कमरे में आकर उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उसमें मेल पर उस शख्स के द्वारा भेजी फाइल खोली। उसमें कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो और कुछ फोटोज अटैच थी। वी ने सबसे पहले वीडियो खोला जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज थी। वी ने उस फुटेज को अपनी पैनी नज़रों से देखना शुरू किया। इसमें एक शख्स एक ट्रक से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने एक लंबी हुडी और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। ट्रक से उतरते ही उस शख्स का बहुत हल्का सा चेहरा दिखाई दिया, क्योंकि उसने तुरंत मास्क लगा लिया था, जिस वजह से महज कुछ सेकंड्स के लिए उसका चेहरा वो भी धुंधला सामने आ पाया था। मगर वो हल्का सा धुंधला चेहरा काफ़ी था वीर को पहले तले ज़मीन खिसकाने के लिए।
उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक झटके में किसी ने उसके दिल के 100 टुकड़े कर डाले हैं। पर नहीं, उसे यकीनन कोई धोखा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। अपने दिल को यही समझाते हुए उसने दोबारा उस वीडियो को देखा, इस बार और गहराई से। पर इस बार भी वही, उसका शरीर ढीला पड़ गया। पर वो यूं कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने हिम्मत करके आगे की फ़ोटोज़ देखी और सब में सिर्फ एक चेहरा था, मधु। वीर का फ़ोन बजा। उसने उसी फ़ोटो को एकटक देखते हुए बिना किसी भाव के फ़ोन उठाया। तुमने देखा वीर, ये कोई लड़की है, लेकिन शक्ल इसकी बिल्कुल साफ समझ नहीं आ रही। हमें एक क्लू तो मिल गया है, लेकिन अब एक नया टारगेट सामने आ गया है कि इस लड़की को कैसे ढूंढें, वो भी इस ब्लर्ड फोटो के साथ। वीर बिना किसी जवाब के उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखें बस लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। आई विल कॉल यू बैक, बस इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पलक झपकते ही उसका दिल टूट चुका था। पर दिल के किसी कोने से एक उम्मीद निकल रही थी कि काश, काश ये उसकी आंखों का एक भ्रम निकले। काश ये सब एक बुरा सपना हो जो उसके जागते ही टूट जाए। पर अफसोस, अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचा था उसके पास। कुछ भी नहीं। और इसका सबूत आज उसने खुद अपनी आंखों से देखा। मधु को चोरी छिपे रक्षित के कमरे में जाने से। और इतना काफ़ी था उसकी मोहब्बत को कलंकित करने के लिए। वर्तमान समय। मधु के रोने की आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी। वीर खिड़की के पार छाए अंधेरे को देख रहा था। कुछ इसी तरह अब उसे अपनी जिंदगी भी अंधेरे से डूबी हुई, बेरंग, बेजार लग रही थी। मोहब्बत में दिल टूटने का दर्द बहुत बेदर्द होता है मोहतरमा। और इस दर्द को ये दिल अब 2 बार झेल चुका है। कहते वक्त उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का बह गया। वीर की इस कदर दर्द से भरी आवाज़ सुन मधु का कलेजा फट गया। वो बिना किसी बात की परवाह किए भागते हुए उसके सीने से जा लगी। वीर किसी मूर्ति की तरह सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर अब कोई रंगत नहीं बची थी। मधु उसके सीने से लिपटकर रोए जा रही थी। बस कीजिए, बस कीजिए। अब आपकी ये रुसवाई मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। मानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, झूठ बोला है आपसे। पर यह ना कहिए कि मैं बेवफा हूँ। मेरी वफाई पर शक मत करिए, क्योंकि जब से इस दिल ने मोहब्बत की है, सिर्फ आपसे की है। वीर की नज़र में मधु द्वारा कहा गया एक एक शब्द झूठ था। और उससे अब ये झूठ सहन करने की क्षमता खत्म हो गई थी। दूर हटो मुझसे, नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी छुअन से, कहकर वीर ने जोर से मधु को खुद से अलग किया, जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे जा गिरी। वीर ने उसे दर्द में देखा, पर अब तो मानो उसके अंदर के हर एक जज्बात ही मर चुके थे। सुकून की एक आखिरी रात मुबारक हो मधु। वीर के मुंह से मोहतरमा की जगह नफरत से मधु निकलना ही इश्क में तबाही की दास्तान बयान कर रहा था। वो आगे बोला, क्योंकि कल से ज़िंदगी मौत से बदतर बना दूंगा मैं तुम्हारी। तैयार रखना खुद को, एक एक झूठ की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। और ऐसा हश्र हुआ उसकी आशिकी में दिल का। ना मोहब्बत रंग लाई, ना नफरत हो पाई। वीर कमरे से जाने लगा, पर तभी मेघना वर्मा, ये नाम तो याद होगा ठाकुर साहब। और इस एक नाम को सुन स्तब्ध रह गया वीर। फर्क नहीं था उसकी सूरत में सिवाय एक तिल के। कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मधु, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तेरी जब नींद पूरी हो जाए तो उठ जाना मैडम, कहते हुए एक लड़की जल्दी जल्दी अपने पर्स में ऑफिस का ज़रूरी सामान भर रही थी। सूरत बेहद दिलकश थी, कंधे से नीचे झूलते बाल, खूबसूरत नैन नक्श और नाम मेघना वर्मा। उम्र लगभग 22 साल। कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की। मेघना अपने ऑफिस जाने की तैयारी में जुटी ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसने हक कर लिया। आई लव यू दी, आप कितना ख्याल रखती हो ना मेरा, पीछे से मधु उनींदी आवाज़ में बोली। उसने अपने गाल मेघना के कंधे पर टिका दिए। हो गया, अब ये सपनों की दुनिया से जाग जाओ मोहतरमा, और फ्रेश हो जाओ, जाके कहकर मेघना आगे चल दी। क्या दी, आज तो संडे है, तुम्हें आज भी काम पर जाना है, मधु चिड़चिड़ेपन के साथ बोली। संडे तुम इंजॉय करो, मैं चली काम पर। ओफो, काम काम और बस काम, मेरे लिए टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास। मधु गुस्से में उठ खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। मेघना का इस कदर काम में व्यस्त रहना उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो दोनों आपस में बहुत कम समय बिता पा रही थी। इस वजह से मधु का मूड खराब रहता था। वो वॉश बेसिन के पास गई और अपना मुंह धोने लगी। मुंह धोकर उसने जैसे ही सामने शीशे में देखा, तो मेघना ने आकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका लिया।
दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। कहने को तो ये बात साफ थी कि इनमें से एक मेघना और दूसरी मधु थी, पर बावजूद इसके इन चेहरों की पहचान करना नामुमकिन था। दोनों हूबहू एक जैसी दिखती थी। कुछ फर्क नहीं था उनकी सूरत में सिवाय एक तिल के। मधु के होंठ के किनारे एक छोटा सा तिल था, जबकि मेघना का चेहरा साफ। बस यही एक अंतर था उनमें। तो मेरी लिटिल सिस्टर मुझसे नाराज हो गई? मेघना प्यार से उसे आईने में देखते हुए बोली। मधु ने बेरुखी से अपने कंधे से उसकी बाजू हटा दी। मैं भी, बट आपको क्या, जाओ अपना सो कॉल्ड काम करने, कहकर वो आगे बढ़ गई। मधु, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, इट्स नेसेसरी, मुझे जाना होगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मेघना ने कहा, जिस पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाकर अपना ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। इधर अब मेघना की एक नई ड्यूटी बढ़ गई थी। अब उसे पहले अपनी रूठी बहन को मनाना था, फिर ऑफिस भी जाना था। उसी पल कोई इसके पैरों से लिपटा। उसने गर्दन नीचे झुकाई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एड़ी के बल नीचे बैठ गई। देखना चार्ली, ये छोटा पैकेट हर बार मुंह फुलाकर बैठ जाता है, उसने चार्ली उर्फ उसका पेट डॉग उर्फ राजा से कहा। उसने चार्ली को अपनी बाहों में उठा लिया और मधु के पास आकर बैठ गई। तो तू नहीं मानेगी, मेघना मधु से बोली, और उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मधु, तू नहीं बात करेगी ना मुझसे, मेघना ने कहा। और मधु का इस बार भी कोई जवाब ना पाकर उसने चार्ली से कुछ इशारा किया और तुरंत उसे मधु की गोद में छोड़ दिया। इधर चार्ली उसकी गोद में कूद रहा था तो वहीं मेघना ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। मधु को बहुत गुदगुदी लगती थी, इसलिए उसमें जरा सा भी सहन न हो पाया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्टॉप इट दी, मधु जैसे तैसे हंसते हुए बोल पाई। आखिरकार मेघना ने उसे छोड़ दिया। काफी देर तक मधु अपनी सांसें संभालने की कोशिश करती रही। दिस इज नॉट फेयर दी, मधु ने कहा। सम थिंग्स आर फेयर इन लव एंड वार बेबी, एंड यू आर माई लव, कहकर मेघना ने कसकर मधु को अपने गले लगा लिया और उसके गाल पर प्यारी सी किस करके बोली, अब प्लीज़ जाने देना, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। नेक्स्ट संडे पक्का हमारा फंडे होगा। मधु, पक्का ना? मेघना, अरे संडे की कसम मेरी माँ। मधु, तो फिर ठीक है, तुम जा सकती हो बालिके। ओके देवी जी, बाय बाय, कहकर मेघना कुछ ही देर में चली गई। इधर मधु की नज़र चार्ली पर गई जो अब भी उसकी गोद में बैठा था। तू आजकल मेरी साइड बिल्कुल नहीं रह रहा है ना, अपोजिट टीम में चला जाता है मेरे किंग। इन्हीं सब हंसी मजाक में मधु घर में व्यस्त हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ मेघना अपनी स्कूटी रोककर एक नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खाने का सामान खरीद रही थी। इस दुकान पर दो बूढ़े दंपत्ति चाय और झालमुड़ी बेचा करते थे। मेघना का उनसे दिल से लगाव हो गया था, इसलिए रोजाना वो उनसे मिलकर ही निकलती थी और साथ में कुछ खाने को भी खरीद लेती थी। उनसे मिलकर वो दुकान से बाहर निकली थी कि तभी किसी कार ने तेजी से उसकी पूरी स्कूटी को वहां पड़े कीचड़ से झटका दिया। ये देख मेघना का खून खोल उठा। अबे ओए अंधे, इतनी बड़ी स्कूटी दिखाई नहीं दी तो गाड़ी ही क्यों चलाता है, गाड़ी रोक। वो चिल्लाती रह गई पर गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई। आज का तो दिन ही खराब है, वो उस जाती हुई कार को देखकर गुस्से में बड़बड़ाई और लाचारी से अपनी कीचड़ से सनी स्कूटी को देखने लगी। इधर वो गाड़ी अचानक से रुक गई। उस कार में बैठे उस शख्स की निगाह मिरर व्यू में दिख रही मेघना पर जा रुकी, जिसे देख उसने अब गाड़ी उल्टी चलानी शुरू कर दी। वहीं मेघना, जिसने इस वक्त शॉर्ट कुर्ती और जींस डाली थी, गले में स्कार्फ, कानों में मेटल की झुमकी और माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी के साथ काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, जो इस वक्त गुस्से में लाल हो रही थी, और वो लाल लाल होंठ जो बेहिसाब उस गाड़ी वाले को कोसने का कार्य बखूबी कर रहे थे। तभी उसने गौर किया कि वो कार उल्टी चलती हुई अब उसी के सामने आ खड़ी हुई है। अब मेघना का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। अब तो वो इस अंधे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मेघना सारे जहान का गुस्सा लेकर उस कार के पास पहुंची और उसकी बंद विंडो को नॉक करने लगी। कुछ ही पल में गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और आखिरकार उसमें बैठे शख्स का सामना मेघना से हुआ। उसने अपनी आंखों पर शेड्स लगा रखे थे और मेघना को एकटक देखते हुए चश्मा निकाला तो मेघना की गुस्से से सराबोर आवाज़ उसके कान में पड़ी। महाशय, चार आंखें लगी थी तब भी दिखाई नहीं दिया, या फिर ये काला चश्मा सिर्फ स्टाइल मारने के लिए पहना है? मोहतरमा, बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ स्टाइल झाड़ने के लिए ही ये चार आंखें लगाई हैं। उसके जवाब पर मेघना तो मानो खिसिया गई।
हद होती है बदतमीजी की। एक तो मेरी स्कूटी को कीचड़ से नहला दिया, ऊपर से माफ़ी मांगने की बजाय जबान लड़ा रहे हो। वाह। लिसन मिस्टर, अपने ये बुलडोज़र का रोब कहीं और झाड़ना। अब निकलो यहाँ से, मेघना पूरे तेवर के साथ बोली और मुड़कर अपनी स्कूटी के पास पहुंची। उसने वहीं दुकान से गीला कपड़ा मांगा और साफ करने के लिए। जैसे ही उसे लेकर मुड़ी तो उसके ठीक सामने वही शख्स खड़ा था। उसे अचानक से अपने सामने देख मेघना चौंक उठी और 2 कदम पीछे हो गई। तुम गए नहीं अभी तक? वो आंख तान कर बोली। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा? अरे तो भाड़ में जाओ। तुम भी कोई मेरी 2 साल की औलाद नहीं जो मार पीट के तुमसे मैं अपनी बात मनवाऊंगी, पागल आदमी। कहकर मेघना फिर से आगे बढ़ी तो वो शख्स एक बार फिर उसके सामने आ गया। अब तो मेघना का पारा सरक गया। वाट नॉनसेंस इज दिस? अकल का ढक्कन बेचकर ये बुलडोजर खरीदा था क्या तुमने? श्श। वो शख्स अचानक से मेघना पर झुका। क्या वाकई खूबसूरत लोगों को इतना गुस्सा आता है? वो बेहद धीमी आवाज़ में बोला। खैर, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। चाहो तो सज़ा भी दे दो, उफ तक नहीं करूँगा। उसकी अदाभरी बातों पर मेघना हैरान रह गई। वो फिर से पीछे हटी और अपनी स्कूटी साफ करते हुए बोली, गेट लॉस्ट। वो शख्स मुस्कुराया और उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए बोला, जो हुक्म मोहतरमा। वैसे वीर, वीर ठाकुर नाम है मेरा। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वी ने दोबारा अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और उसे देखते हुए अपनी सीट पर आ बैठा। मेघना ने इस दौरान एक बार भी नहीं देखा, पर ना जाने क्यों अचानक से उसकी नज़र वीर पर चली गई और इधर वी ने भी एक बार फिर उसे देखने के लिए नजरें घुमाई तो वह सकपका गई और एक बार फिर अपना ध्यान स्कूटी पर लगा दिया। उसे देख वीर मुस्कुरा गया और खुद से बोला, मुलाकात तो ज़रूर होगी मोहतरमा, एक बार फिर। कहकर उसने गियर डाला और उसकी कार हवा से बातें करते हुए वहां से गायब हो गई। जाहिल कहीं का। मेघना उस जाती हुई कार को देखकर भनभनाई। शाम का समय मेघना ऑफिस से थक हार कर घर पहुंची। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एम्प्लॉय थी। माँ बाप का साया तभी सर से उठ गया जब वो महज 11 साल की थी। तब से उसने खुद को और मधु को संभाला। हालांकि शुरुआती दिनों में उसे परिवार वालों रिश्तेदारों की मदद ज़रूर मिली, पर इसके साथ साथ कई तरह के ताने भी। कॉलेज पूरा होने के तुरंत बाद वो कोलकाता आ गई। मधु और वो मिलकर ठीक ठाक इनकम जनरेट कर लेते थे। मधु फिलहाल कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, साथ ही साथ एक फ्रीलांसर, इसी के साथ सिविल्स की तैयारी कर रही थी वो। बचपन से सपना रहा था उसका कि बड़े होकर वो एक आईपीएस अफसर बने, जिसके लिए वो मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। खैर, वो दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। मैग्ना घर पहुंचती है तो कुछ देर बाद मधु उसके सामने आई। वाओ दी, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। ये देखो, आज मेरी ये ड्रेस आ गई। हाउ प्रिटी ना, वो चहकते हुए बोली। उसने एक घुटनों से ऊपर प्यारी सी मीडी पहनी थी, जिसमें बेशक वो बहुत प्यारी लग रही थी। हम गुड, मेघना थकी आवाज़ में बोली और जाकर सोफे पर आंख बंद करके पसर गई। वाट हैपेंड दी? आज फिर वो मोटा सांड चिल्लाया क्या? कहकर वो मेघना के पास जाकर बैठ गई। मेरा मन करता है किसी दिन उस मोटे को छत से उठाकर नीचे फेंक दूं। जिस दिन तू आईपीएस बन गई ना मधु, उस दिन गिन गिन के बदला लूंगी उस गंजे मोटे से। मेघना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। उसे देख मधु की हंसी छूट गई। हा हा दी, गुस्सा थूको और ये बताओ आज का दिन कैसा गया? निहायती मनहूस, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आज। एक तो रह रहकर उस अंधे जाहिल पर गुस्सा आ रहा है, उसी की वजह से मैं लेट हुई और उस मोटे सांड को एक बार फिर ऑफर मिल गया मुझे जलील करने का। मेघना का चेहरा गुस्से में धधक रहा था। अंधा? कौन अंधा? था एक, दोबारा गलती से भी मिल गया ना तो उसी का बुलडोजर उस पर चढ़ा दूंगी। चिल्लाकर मेघना ने कुशन उठाकर फेंक दिया और गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे देख मधु ने अपने कंधे उचका दिए और फोन में अपनी नई ड्रेस की सेल्फी लेने लगी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के किसी क्लब में इस वक्त समा रंगीन हो रखा था। सभी नौजवान अपनी जवानी के नशे में चूर एक दूसरे से लिपट लिपट कर थिरक रहे थे। वहीं इस भीड़ से परे एक लड़का बार काउंटर पर बैठा अपने हाथ में पकड़ी शराब को घूर रहा था। उसने नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट के साथ लेदर जैकेट पहनी थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओए ठाकुर, कहाँ गुमसुम बैठा है आज?
अगर सिर्फ पीनी ही थी तो घर पे मंगा लेता। यहाँ आकर तो शराब और शबाब दोनों के मजे लिए जाते हैं। उस लड़के की बात पर वीर मुस्कुराकर उस शराब को घूरते हुए बोला, क्या शराब और क्या शबाब, सब फीके हैं उस हुस्न नवाब के आगे। क्या क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया है? इसमें पड़े शख्स को पागल कहते हैं क्या? वो एक अलग सी खुमारी के साथ बोला, इश्क और तुझे? कौन है वो नाचीज जिसने वीर ठाकुर को इश्क करने पर मजबूर कर दिया? अपने दोस्त के इस सवाल पर वीर के लबों पर मुस्कान तैर गई। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक उस लड़की छाई थी, मेघना। मेघना वर्मा। अगले दिन आज फिर से मेघना अपने रोजाना के रास्ते से ऑफिस की ओर निकली। उसने उन बुजुर्ग दंपत्ति की दुकान पर अपनी स्कूटी रोकी और उनसे कुछ सामान लेने लगी। सामान लेकर वह जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी स्कूटी पर खूबसूरत सा बुके रखा है जिसमें बेहद प्यारे फूल थे। उसने हैरानी से वो बुके उठाया और उसके ऊपर रखा एक नोट देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। ये कौन हो सकता है, वो खुद से बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला ये सब कौन कर सकता है। खैर, उसने ज़्यादा चीज़ों को ना सोचते हुए वो बुके स्कूटी की डिक्की में डाल दिया और आगे बढ़ गई। शाम को जब घर लौटी तो स्कूटी पार्क करके सीधे अंदर जाने लगी, पर तभी उसे कुछ याद आया। वो वापस मुड़ी और उसने अपनी स्कूटी से वो बुके बाहर निकाल लिया और लेकर अंदर पहुंची। कुछ देर बाद, लगता है किसी का आप पर दिल आ गया है, तभी ये खूबसूरत फूल तोहफे में रखे उसने। मधु उस बुके को देखते हुए बोली, आज के हुए वाक्य के बारे में मेघना ने सब बता दिया था उसे। पागल है क्या? अगर दिल भी आ गया तो सॉरी किस खुशी में लिखा उसने? मेघना बोली। मधु, पॉइंट है इस बात में तो। हो सकता है किसी ने आपसे कोई गलती की माफ़ी मांगी हो। मेघना, कौन सी गलती यार? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि किसी ने माफ़ी मांगने लायक मेरे साथ ऐसा कुछ किया हो, सिवाय ऑफिस में उस मोटे सांड के। और वो मेरे सपने में भी सॉरी नहीं बोल सकता। मधु ने मजाकिया लहजे में कहा। क्या पता दी, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर आप पर गुस्सा करता हो, अंदर से उसके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो आपके लिए। ओह जस्ट शट अप मधु, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कहकर मेघना सोने चली गई। इधर मधु गौर से उस बुके को देख रही थी और उसके ऊपर रखे उस सॉरी नोट को। हम आखिर हो कौन सकता है ये? अगले दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। आज फिर से मेघना को बुके और वही सॉरी नोट मिला और इसी के साथ लगातार 5-6 दिन तक ऐसा होता रहा। अब मेघना तंग आ गई थी इन सब से। आज उसने उस नोट पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया, हु आर यू, मेरे सामने आओ। इतना लिखकर उसने वो बुके वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह आज फिर से उसने वहीं दुकान पर गाड़ी रोकी, पर आज वो हैरान रह गई क्योंकि आज ना तो कोई बुके था और ना ही कोई शख्स। सामने आने की बात कही तो गायब, पता नहीं कौन स्टूपिड था। उसने चिढ़कर अपना सिर झटका और वहां से चली गई। दूसरे दिन वो फिर से दुकान पर आकर रुकी और अपना सामान लेकर जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल हो मोहतरमा, खुद सामने आने को कहती हो और पूछती हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये वीर था। वाट? मैंने कब कहा तुमसे ये सब? अरे परसों तुमने ही तो लिखा था ना सामने आओ, तो लो आ गया सामने। वीर ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ माई गॉड, यानी इतने दिनों से तुम ये सब कर रहे थे? इट मीन्स तुम मेरा पीछे कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे मुझे। मैंने गुस्से में उसे आंख दिखाते हुए बोली। वीर, हाँ भी और नहीं भी। मेघना, देखो मिस्टर, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, कोशिश भी ना करना अब मेरा पीछा करने की, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वीर, मैं तैयार हूँ, पर ज़रा ये तो बता दो कि माफ़ किया या नहीं। मेघना, माफ़ी माय फुट। अब तो तुम पर एक और गलती चढ़ गई है, इसलिए अपनी इस सो कॉल्ड माफ़ी के सपने देखना बंद करो और हटो मेरे रास्ते से। मेघना जाने लगी और एक दफ़ा फिर गुस्से में मुड़कर बोली, और हाँ खबरदार, जो अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाई, वरना तुम भी याद रखोगे किस लड़की से पाला पड़ा था। वीर तो उसके तेवर पर ही घायल हो बैठा था, ऊपर से आज तो वो कहर भर पा रही थी, तो भला कैसे उसका शिकार होने से खुद को बचाता। भूलने वाला तो अब तुम्हें वैसे भी नहीं मैं मोहतरमा। इंतज़ार करना हमारी अगली मुलाकात का, बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। चलता हूँ, फिर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ उसने गाड़ी में गियर डाला और रवाना हो गया।
वहां से और पीछे छोड़ गया मेघना का गुस्से से लाल चेहरा। उसने गुस्से से एक मुक्का स्कूटी की सीट पर दे मारा और बोली, इडियट। हाँ हाँ, वाओ दी। मतलब कोई टक्कर का आदमी मिला है इस बार। मधु इस वक्त हंस हंस के पागल हुई जा रही थी। रात हो चुकी थी और मेघना ने आज की पूरी कथा मधु को सुनाई। मेघना, बकवास बंद कर मधु, तू जानती है ना इस टाइप के लोग सिर्फ लफंगे होते हैं। अब अगर वो गलती से भी मेरे सामने आया ना तो जेल ना पहुंचाया उसे तो मेरा नाम भी मेघना नहीं। मधु, ओफो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उससे लफंगे वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। वैसे मेघना, तुझे क्यों आने लगी ये वाइब्स टाइप्स? परेशान तो वो मुझे कर रहा है ना। मेघना की इस बात पर मधु प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, ओ दी, इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? कीप काल्म। और अगली बार अगर वो सामने आए ना तो मुझे बताना, दोनों मिलकर जूस निकालेंगे उसका। अब प्लीज़ खाना खाओ चल के, मुझे बहुत भूख लगी है। खैर, हमेशा की तरह उनकी ये रात भी सुकून से कट गई। अगली सुबह मेघना पूरी तैयार थी वीर का सामना करने के लिए। उसने ठान लिया था कि आज चाहे सुनामी आ जाए या तूफान, पर अगर वीर उसके सामने आया तो छोड़ेगी नहीं। इसी निश्चय के साथ वो घर से निकली। कुछ ही पलों में वो उस जगह पहुंच गई जहां रोज उसका वीर से सामना होता था। पर आज आज तो वो था ही नहीं। यहाँ तक कि आज तो जाने अनजाने वो उसका इंतज़ार करने लगी कि ना जाने कब वो आ जाए। पर जब काफ़ी देर तक वो नहीं आया तो उसे ज़रा ख़राब लगा। पर पता नहीं ये गुस्सा था या कुछ और। पर कुछ तो बदला सा था उसके अंदर। डर गया। अच्छा ही हुआ जो नहीं आया, वरना आज तो छठी का दूध याद दिला देती महाशय को। वो खुद में बड़बड़ाई और आगे बढ़ती। लगभग एक हफ्ते तक वीर उसके सामने नहीं आया और अब मेघना भी यही मान चुकी थी उसका पीछा छूट चुका है। पर उससे अगले ही दिन शायद उसका वहम टूटने वाला था। मेघना उन्हीं दंपत्ति की दुकान से कुछ दूरी पर खड़ी एक ज़रूरी कॉल पर बात कर रही थी और जब बात करके वापस अपनी स्कूटी के पास पहुंची तो उसने कई जनों की भीड़ को वहां पाया। काफ़ी ज़ोर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो भागकर उस भीड़ के अंदर गई तो सामने का नज़ारा देख स्तब्ध रह गई। उस भीड़ को घेरे एक कार खड़ी थी जिसके नीचे एक बच्चा पड़ा रो रहा था, मानो किसी ने जोर से उसे टक्कर मारी हो, जिस वजह से उसको काफ़ी खरोंच और सिर में चोट आई थी। पर मेघना के लिए इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वीर भी वहीं मौजूद था। वीर और कार को देख मेघना सारा माजरा समझ गई। उसका गुस्से में खून खोल उठा। वो वीर के करीब पहुंची। उसने आव देखा ना ताव खींचकर एक तमाचा रसीद दिया उसके गालों पर। काफी दूर तक उस तमाचे की आवाज गूंज उठी। वीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था। अब तक तो सिर्फ तुम्हें मामूली सा लफंगा समझती थी, पर तुम तो निहायत ही घटिया किस्म के आदमी निकले। अरे, गाड़ी चलाने के लिए भेजा मिल गया, लेकिन कैसे चलाते हैं ये नहीं सीख पाए। अभी तो बस इस बच्चे को चोट लगी है, पर भगवान न करे अगर इसे कुछ हो जाता तो। इनफ, अचानक से वीर चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुन कुछ पल के लिए मेघना भी सहम गई, पर गुस्सा अब भी हावी था। आप इसे मेरी गाड़ी में बिठाइए, पास में ही एक हॉस्पिटल है, मैं छोड़ देता हूँ। वीर ने उस बच्चे की माँ से कहा जो इस वक्त बेहद रो रही थी। और इस दौरान वीर ने पूरी तरह से मेघना को अनदेखा कर दिया था। इधर उस बच्चे की माँ ने खुद के साथ उसे वीर की गाड़ी में बैठाया और कुछ ही देर में वीर भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। मेघना ये सब देख हैरान थी। तभी वीर ने उस पर अपनी नज़र डाली। दोनों की आंखें आपस में टकरा गई, पर उस बार वीर की निगाहों में किसी बात को लेकर तो नाराज़गी थी। वो कुछ ही देर में वहां से रवाना हो गया। आप लोग इतनी शांति से खड़े तमाशा कैसे देख सकते हैं? अरे, पहले तो वो आदमी खुद चोट पहुंचाता है उस बच्चे को और अब हॉस्पिटल ले जाकर मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है। मेघना वहां मौजूद भीड़ से बोली। उसी समय एक आदमी बोला, अजीब पागल लड़की हो। अरे, जिसने बच्चे को ठोका था वो तो भाग गया तुरंत। इस लड़के ने तो बाद में आकर गाड़ी रोकी। हाँ, इसने उसी को थप्पड़ जड़ दिया। अजीब लड़कियां आजकल की, एक उम्रदराज औरत बोली। वहां खड़ा हर एक व्यक्ति अजीब नज़रों से मेघना को घूर रहा था और यहाँ मेघना, उसका तो दिमाग ही सुन पड़ गया था। भला उससे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बिना सोचे समझे इतने सारे लोगों के आगे उसे थप्पड़ जड़ दिया। गलती तो हुई थी उससे, शायद उसने वीर पर खुद का गुस्सा उतारा था। कोई बात नहीं, समटाइम्स इट हैपन्स। और आपको कहाँ पता था कि उन सब में उस लड़के की गलती नहीं थी? रात का वक्त था। मधु काफ़ी देर से गिल्ट में डूबी मेघना को समझा रही थी। यही तो गलती हुई ना मधु, बिना जाने ही मैंने इतने सारे लोगों के आगे उसे बेइज्जत किया।
नॉर्मली किसी भी हालातों में मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती हूँ, पर ना जाने आज क्या हो गया। मेघना अभी भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मधु, ओह कम ऑन दी, अब बस भी करो, वैसे भी हर रोज़ मिलता तो है वो आपसे, कल भी मिलेगा तो बोल देना सॉरी। आई डोंट थिंक सो कि वो अब मुझे मिलेगा। आज मैंने उसकी निगाहों में पहली बार नाराज़गी देखी थी। मेघना वीर को याद करते हुए बुझी सी आवाज़ में बोली, मधु वाह, आंखें भी पड़ने लगी हो उसकी शायद। मेघना ने बस इतना ही कहा और वहां से उठकर चली गई। इधर मधु ने भी अब उससे कुछ नहीं कहा। उसने वहीं मौजूद चार्ली को अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सर सहलाने लगी। कुछ नोटिस किया तूने चार्ली? आज पहली बार मेरी दी किसी लड़के के बारे में इतना सोच रही हैं, और वो भी उसके बारे में जिसने 2-3 हफ्तों से मैडम का खून सुलगा रखा है। आज उसी के लिए खुद का मुंह सड़ाए बैठी है। हम कुछ तो गड़बड़ है दया, या शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहते वक्त मधु के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थी कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, पर मेघना के व्यवहार ने आज उसे सोचने पर वाकई मजबूर कर दिया था। खैर, अगली सुबह मेघना उसी दुकान के आगे खड़ी थी, पर आज उसका लहजा अलग सा था। आंखें मानो कब से किसी का इंतजार कर रही थी, पर यह इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मायूसी से गहरी सांस छोड़ी और गर्दन लटकाकर जाने लगी। स्कूटी पर बस बैठी ही थी कि तभी कोई बोला, टू बी कंटिन्यूड।